Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चर्चा कर रहे थे अपने रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स की, जिसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ट्राइंगल, त्रिभुज का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर अलग अलग त्रिभुजों को कल डिफाइन किया था, उनकी व्याख्या की थी। आज हमें उसी क्रम में त्रिभुज के जो केंद्रों की बात चल रही थी, जिसमें अपन केंद्र की बात कर चुके थे, परिकेंद्र की बात कर चुके थे, अंतः केंद्र की बात कर चुके थे। आज अपन एक और जो त्रिभुज का केंद्र है उसकी बात करेंगे। जी दोस्तों, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की बात आज करेंगे। उससे पहले मैं आपको अंतः केंद्र और परिकेंद्र के संदर्भ में दो बातें और बताना चाहूंगा, तो जो सुनिए क्या है वो बातें। सबसे पहले बात करते हैं अपने अंतः केंद्र में। पहले अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं त्रिभुज। तो अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र को जब डिफाइन किया था तो कुछ इस तरह से किया था कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में अगर अपन कोणों का क्या करें, शीर्ष कोणों का समद्विभाजन करें, तो समद्विभाजक बिंदु जहां पर मिलते हैं उस बिंदु से जो इस प्रकार से, फिर इसमें इन सर्किल खींचा जाता है, तो इसको अपन आई बोलते हैं, जो कि इन सेंटर अंतः केंद्र होता है। तो फिर यहां बताया था कि जैसे ये इसकी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सभी क्या है, ये सभी रेडियस इक्वल है। बात कर रहा हूं इस रेडियस की कि अंतः केंद्र में जो त्रिज्या होती है, अंतः केंद्र का मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका केंद्र, तो उसमें जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या की देखो क्या विशेषता होती है। उस त्रिज्या में देखिए अपने, तो बात करते हैं यहां पर अपन अंतः त्रिज्या की, बात करते हैं अंतः त्रिज्या की। तो अंतः त्रिज्या यानी कि r बराबर, अंतः त्रिज्या यानी कि r बराबर, इसका जो मान होता है वो होता है डेल अपॉन एस। जी दोस्तों, ये जो त्रिभुज की तरह आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। तो डेल अपॉन एस। आप कहोगे कि ये डेल क्या है और एस क्या है, तो इसको देखो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। तो आर इक्वल डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि एस का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग दिया जाए तो अपने को अंतः त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, जिससे कि आपके ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, पर्सन एग्जांपल अपने करते हैं, और एग्जांपल अपना यह है कि अपने पास तीन भुजाएं दी हुई हैं, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि इस जो अंतः त्रिज्या है इसको समझने के लिए अपने एक एग्जांपल करते हैं। और उस एग्जांपल के लिए अपने पास देखिए दोस्तों तीन भुजाएं हैं, 3, 4 और 5। अपने पास तीन भुजाएं हैं, 3, 4 और ये 5 मान लीजिए। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों अपने त्रिभुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। और आपको पता है कि तीनों भुजाएं हो तो हीरोन के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, देखिए, तो क्षेत्रफल के लिए देखो, सबसे पहले अपने को त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। S बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। यहाँ पर a त्रिभुज की पहली भुजा है, b त्रिभुज की दूसरी भुजा होती है, c त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2 यानी 12 बटे 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर S त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है। इसके लिए सूत्र होता है S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c। ध्यान दीजिए,
ये जो एस है ये एक बार पहले कोष्टक के साथ ही लिखा जाता है, बाकी किसी के साथ एस नहीं होता है। तो कई बार आपसे गलती हो जाती है, सबके साथ एस लिख देते हो, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये शुरू में एस एक बार। अब यदि अपन देखें तो एस का मान है 6, तो 6 माइनस 1 का मतलब पहली भुजा कितनी है 3, फिर 6 माइनस दूसरी भुजा 4, फिर 6 माइनस तीसरी भुजा 5, और ये अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब अपन देखिए तो देखिए दोस्तों ये 6 और ये 3, चलो ऐसा करते हैं भाज्य गुणन कर लेते हैं। 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3, और गुणा में 3 पहले से, फिर गुणा 2, फिर गुणा 1, 3 का जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो 2 और 3 जोड़े के रूप में बाहर आ जाएंगे, 1 अंडर रूट में रह जाएगा। तो ये 2 दिए 6, अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लगता है, तो ये बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर अपने को अंतर त्रिज्या चाहिए, तो r बराबर क्या होगा डेल अपॉन एस। तो r बराबर क्षेत्रफल कितना आया 6, और जबकि s त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी कितना है 6, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार r इक्वल 1 सेंटीमीटर ये हो गई इसके अंतर त्रिज्या। फास्टली इसको करोगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल इजी है, आराम से इसको अपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन जिस प्रकार अंतर केंद्र यानी जो अंतर्गत वृत्त होता है उसके लिए, जो अंदर की साइड वृत्त होता है उसके लिए क्या होता है अंतर केंद्र, और उससे अपन क्या फाइंड करते हैं अंतर त्रिज्या। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जिस प्रकार अंतर जो वृत्त होता है अंतर वृत्त होता है उसके लिए आपने त्रिज्या निकाली, वैसे परिगत वृत्त के लिए भी त्रिज्या होती है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन परिगत वृत्त के लिए। तो इसको मैं परिगत वृत्त की बात करें तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अंतर त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं अपन परिवृत्त के लिए। तो परिवृत्त या परिगत वृत्त उसके लिए जो त्रिज्या होती है उसकी बात करते हैं, परित्रिज्या की बात करते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे परित्रिज्या। जैसे इसको बोलते हैं अंतर त्रिज्या, वैसे ही उसको बोलेंगे परित्रिज्या। तो परित्रिज्या के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल ABC अपॉन 4 डेल्टा। R इक्वल ABC अपॉन 4 डेल्टा, सॉरी 4 पाई नहीं 4 डेल्टा। ये परित्रिज्या के लिए क्या होता है सूत्र होता है। इसमें ABC क्या है, ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, और 4 इंटू ये क्या हो गया डेल, डेल हो गया क्षेत्रफल। तो ये भी अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ABC तीनों भुजाओं को गुणा करना है और फिर नीचे 4 गुना क्षेत्रफल को 4 से गुणा करके उसका भाग दे देना है, क्या आ जाएगी परित्रिज्या। तो इस प्रकार अपन परित्रिज्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब चलते हैं अपन, ये मैंने अंतर त्रिज्या आपको फाइंड करके बता दिया, तो ये परित्रिज्या आप आराम से निकाल सकते हो। भी तीनों भुजाएं दी हुई होंगी उनको गुणा करना है, तीनों भुजाओं से s का मान निकाल करके फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c से आप क्षेत्रफल निकालोगे। तो 4 गुना क्षेत्रफल कर दोगे और तीनों भुजाओं को गुणा कर दोगे, भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगी परित्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों अपन इसको समझा दिया, आपको आसानी से आप इसे कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं देखो कि जो ये अपने परिवृत्त जो होता है परिवृत्त, उसमें अपन बात करें तो परिवृत्त में जो केंद्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं परिकेंद्र। परिवृत्त में जो केंद्र होता है उसको अपन बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र की स्थिति का पता करते हैं कहां पर, अलग अलग त्रिभुजों के संदर्भ में। अपन क्या करेंगे परिकेंद्र की स्थिति का पता करेंगे अलग अलग त्रिभुजों के संदर्भ में। जैसे बात करते हैं न्यून कोण में परिकेंद्र कहां होगा, अगर किसी न्यून कोण त्रिभुज में परिगत वृत्त खींचा जाए यानी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ बाहर की तरफ वृत्त खींचा जाता है, उसको अपन बोलते हैं परिवृत्त या परिगत वृत्त। तो बात यह है कि यदि किसी न्यून कोण त्रिभुज में परिगत वृत्त या परिवृत्त खींचा जाता है तो उसमें परिकेंद्र की स्थिति क्या है, और यदि किसी समकोण त्रिभुज में परिगत वृत्त खींचा जाए तो उसमें परिकेंद्र की स्थिति क्या है, और यदि किसी अधिक कोण त्रिभुज में
अपन परिगत वृत्त खींचते हैं तो उसमें परिकेंद्र की स्थिति क्या है। दोस्तों परिकेंद्र में किसको बोल रहा हूं, जो त्रिभुज के चारों तरफ त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बाहर की तरफ गुजरता हुआ जो सर्किल है उसके सेंटर को मैं बोल रहा हूं परिवृत्त, और उसके सेंटर जो वृत्त खींचा जाता है उसके सेंटर को बोल रहा हूं परिकेंद्र, और उस वृत्त को बोलेंगे परिवृत्त। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं, तो यहां पर अपना जो अगला टॉपिक है वो है परिकेंद्र की स्थिति। परिकेंद्र की स्थिति। अब परिकेंद्र की स्थिति देखिए दोस्तों क्या होगी। परिकेंद्र की स्थिति सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके संदर्भ में, न्यून कोण के संदर्भ में। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर अपन दोस्तों बात करेंगे किसकी, समकोण त्रिभुज। फिर दोस्तों अपन किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। आफ्टर दिस इसके बाद में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे किसकी, अधिक कोण त्रिभुज की। इसके बाद में दोस्तों अपन किसकी तक चर्चा करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज की। तो ये अपने को ये इसके अंदर अपन बताएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले बात आती है किसकी, न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र की स्थिति क्या होगी। देखिए तो बात करें अपन परिकेंद्र की स्थिति की, तो देखिए सबसे पहले बात चल रही है न्यून कोण की। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो होता है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर की ओर, त्रिभुज के अंदर की ओर। तो देखिए दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां होता है, त्रिभुज के अंदर की ओर। यानी यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है और उसके परिगत के वृत्त खींचा जाता है तो उसका केंद्र है वो केंद्र कहां होगा, त्रिभुज के इनसाइड अंदर की ओर स्थित होगा। बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके परिगत वृत्त खींचा जाता है तो उसके परिकेंद्र की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि समकोण त्रिभुज ही होता है जिसमें लंब, आधार और कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में यदि परिगत वृत्त खींचा जाता है तो उसका परिकेंद्र होगा वो कहां होगा, जो त्रिभुज में कर्ण उपस्थित है उस कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। कौन, परिकेंद्र। त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले अधिक कोण त्रिभुज की। तो इसमें अपन देखें तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज के बाहर की ओर, त्रिभुज के बाहर की ओर। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। इन तीनों पॉइंटों में कोई भी एक पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर से सुन लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, इनसाइड होता है, अंदर की ओर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण की भुजा जो होती है उसके मध्य बिंदु पर होता है। बात करते हैं दोस्तों अधिकोण त्रिभुज की। तो अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर की ओर स्थित होता है, आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये थी अपनी परिकेंद्र की स्थिति। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अपने त्रिभुज के अगले केंद्र की ओर। तो अगला केंद्र त्रिभुज का क्या है, ऑर्थो, सेंटर, लंब केंद्र। तो देखिए बात करते हैं अपन लंब केंद्र की। क्या होता है दोस्तों, देखो लंब केंद्र क्या होगा। तो इसमें अपन देखें तो देखिए लंब केंद्र, तो इसमें क्या होता है लंब केंद्र किसे, पहले तो बात आती है लंब। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनके सामने की भुजा पर जो डाले गए लंब हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। सबसे पहले शीर्ष लंब को डिफाइन करता हूं मैं, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के, चलो पहले लंब केंद्र को समझ लो। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब,
त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे शीर्ष लंब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे शीर्ष लंब नहीं, लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर। तो देखिए, ये जैसे कोई त्रिभुज है एबीसी, शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो पहले मैं शीर्ष लंब को भी डिफाइन कर देता हूं, आपके दिमाग में चलेगा कि ये शीर्ष लंब क्या होता है। तो देखिए, शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है या शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब। जैसे ये ए शीर्ष है तो ए से सामने की भुजा पर, सामने की भुजा कौन सी है? बीसी। इस पे जैसे मान लीजिए ये एडी शीर्ष लंब डाल दिया, बी के सामने कौन सी भुजा है? एसी। तो बी से ये इस पर एसी पे लंब डाल दिया बी। सी शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है? एबी। तो ये सी से इस एबी पे ये शीर्ष लंब डाल दिया सीएफ। तो ये शीर्ष लंब तीनों कहां पर मिल रहे हैं? मान लीजिए ये तीनों कहां मिल रहे हैं? के पर मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? के पर मिल रहे हैं। तो यहां पर ये के क्या हो गया? ये के हो गया, क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया, शीर्ष लंब हो गया। यहां जो लंब केंद्र है वो क्या हो गया? के हो गया। यहां जो लंब केंद्र है वो क्या हो गया? के हो गया। इस प्रकार से अपन इसके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना लंब केंद्र। अब लंब केंद्र में भी देखो दोस्तों, वैसे ही तीन स्थितियां बनती हैं कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में और एक अधिक कोण त्रिभुज में जो क्या ये लंब केंद्र होता है उसकी क्या स्थिति होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यून कोण त्रिभुज की। तो देखो, जिस प्रकार परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में कहां होता है? त्रिभुज के अंदर की ओर होता है। उसी प्रकार लंब केंद्र भी न्यून कोण त्रिभुज के अंदर की ओर ही स्थित होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि जो लंब केंद्र है किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र है त्रिभुज के अंदर की ओर होगा। त्रिभुज के अंदर की ओर होगा। बात करते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज की। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखिए, चलो यहीं पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर दोस्तों अपन समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? यहां पर थोड़ा सा चेंज है। परिकेंद्र में तो क्या होता है? परिकेंद्र तो समकोण त्रिभुज में कहां होता है? कर्ण, जो भुजा कर्ण होती है उसके मध्य बिंदु पर होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति परिकेंद्र की तरह नहीं होती है। यहां पर जो लंब केंद्र होता है वो कहां होता है? समकोण वाले शीर्ष पर होता है। कहां होता है? समकोण वाले शीर्ष पर। तो यहां मैं लिखूंगा लंब केंद्र कहां? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होगा। समकोण वाले शीर्ष पर, वर्टेक्स पर होगा। समकोण वाले शीर्ष पर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि लंब केंद्र का कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति कहाँ है, समकोण वाले शीर्ष पर, जबकि न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति कहाँ है, त्रिभुज के अंदर। अब बात करते हैं अपन किसकी, अधिक कोण त्रिभुज की। बात करते हैं किसकी, अधिक कोण त्रिभुज की। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो कहां होता है दोस्तों, वो होता है त्रिभुज के बाहर की ओर। त्रिभुज के लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। यानी अगर देखें अपन तो परिकेंद्र और लंब केंद्र न्यूनकोण और अधिकोण त्रिभुज में एक जैसे होते हैं, न्यूनकोण में अंदर की ओर और अधिकोण त्रिभुज में बाहर की ओर। केवल एक स्थिति बदल रही है समकोण त्रिभुज वाली, क्योंकि परिकेंद्र में समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, कर्णभुजा के मध्य बिंदु पर, जबकि लंब केंद्र कहां होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण वाले शीर्ष पर। ये इनमें डिफरेंस है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं त्रिभुज पर आधारित जो विशेष प्रतिबंध है और उन विशेष प्रतिबंधों के तहत अपने को जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा आप अपना करेंगे। तो देखिए आगे अपन, तो पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, तीनों स्थितियां आपको अच्छे से ये समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपने देख लिया होगा। अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अभी आपको जैसा मैंने कहा कि विशेष प्रतिबंधों के तहत जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के अपन कुछ की चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है किसकी, सबसे पहले बात आती है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो ऐसा त्रिभुज है जो कि समकोण भी और समद्विबाहु, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। उसमें कहा है कि जो बराबर कोण होते हैं उन बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों में प्रत्येक की माप बताइए, प्रत्येक की माप बताइए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आप में बराबर कोणों में जो प्रत्येक कोण है उसकी माप आपको बतानी है। क्या होता है देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, मान लीजिए ये कोई एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यानी बी शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब देखो करण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो कभी भी इनमें से किसी भी भुजा के बराबर नहीं हो सकती। यानी ऐसी जो करण है वो न तो लंब ए बी के बराबर हो सकता है, न ही आधार बी सी के बराबर हो सकता है, लेकिन लंब और आधार आपस में बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज समकोण भी हो गया और दो भुजाएं बराबर है चूंकि इसमें, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो गया और ये राइट ट्रायंगल भी है। दोनों त्रिभुजों के समकोण और समद्विबाहु के गुणधर्म एक ही त्रिभुज में समाहित है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इस प्रकार से ये दो भुजाएं बराबर हो तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर। तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही हो, ऐसे देख लो ये भुजा बराबर है, तो बता दूं आपको बराबर भुजाओं से जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस भुजा ने कोण बनाया ये और इस भुजा ने कोण बनाया ये, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये अपने को ज्ञात करने हैं कि बराबर कोणों की माप क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बराबर कोण है यहाँ पर ए बराबर सी, ए और सी क्या है, बराबर। क्या मान लेता हूं उनको मैं, एक्स। यदि ए एक्स है तो सी भी क्या होगा, एक्स होगा। इसके बाद में देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर क्या होता है, 180, यानी 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण ए की बात करें तो x है, कोण बी की बात करें तो फिक्स है, पहले से कितना है, 90 है, और कोण सी भी क्या है, बराबर होने के कारण, ए के बराबर होने के कारण ये भी
x ही है, तो क्या हो जाएगा 180। अब अपन x और x को जोड़ें तो 2x प्लस 90 इक्वल 180, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल 180 माइनस 90, x इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 45। अब देखो कोण A बराबर C बराबर क्या माना था x, और x का माना गया 45, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। तो बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप क्या होगी 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये आपको हल करने में बड़ा लग रहा है। वैसे देखो ये 90 का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ये 90 का है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये 90 का है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है। अब सुनिएगा ये 90, ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर, तो ये 90 है, तो बाकी जो दो कोण बचे उनका योग कितना है 90, दोनों बराबर है 45 45। ऐसे मौखिक आप इसको तुरंत 2 सेकंड में भी हल कर सकते हो और ऑप्शन में आप इसको करेक्ट कर सकते हो। और ये आपको मैंने सोल्व करके बता दिया जिससे कि आपसे कोई गलती न हो, और आपको कैसे सोल्व में करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने केंद्रक पढ़ा था। केंद्रक में हमने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, ध्यान से सुनेगा, केंद्रक में सेंट्रोइड में हमने क्या पढ़ा था, जो पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और यह केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और यह केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। यह हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब उस पर बेस्ट अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, माध्यिकाओं पे आधारित। तो देखिए क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से जो आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन अगला कर रहे हैं अपन, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी बी व सीएफ, एडी बी व सीएफ तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी से गुजरती हैं, तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी से गुजरती हैं, ये तीनों माध्यिकाएं जी से गुजरती है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है ये, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इसमें आपको कुछ कंडीशन देगा और कुछ आपसे पूछेगा। तो क्या पूछ रहा है कि जीएफ इक्वल 4 सेंटीमीटर हो तो जीसी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जीएफ इक्वल 4 सेंटीमीटर हो तो जीसी का मान ज्ञात कीजिए। एक तो इसमें इसने क्वेश्चन पूछा ये, दूसरा और देख लो, जीएफ इक्वल 4 सेंटीमीटर तो जीसी का मान इसने पूछा है। फिर कह रहा है कि एडी इक्वल 7.5 हो, एडी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर हो तो जीडी क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, एडी इक्वल 7.5 हो तो जीडी क्या होगी। तो देखो आपको मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग देखना। तो पहले तो अपने आपको समझाने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको रफली आपको एक चित्र बना लेना है। रफ कॉपी आप रफ कॉपी में या करके देख सकते हो आप इसे। तो ये तो अपनी हो गई माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो त्रिभुज का शीर्ष से सामने की भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी को मिलाने वाला रेखाखंड एडी माध्यिका हो गया। इसी प्रकार बी शीर्ष सामने की भुजा एसी के मध्य बिंदु ई तो बी माध्यिका होगी। इसी प्रकार सी शीर्ष सामने की भुजा एबी एबी का मध्य बिंदु एफ तो ये सीएफ माध्यिका हो गई। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती है उसको अपन क्या बोल दिया जी। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, जीएफ इक्वल 4, जीएफ इक्वल कितना है 4 है, तो कह रहा है कि जीसी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपको पता है केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो यहां पर सीजी स्टार्ट कहां से करोगे, शीर्ष से केंद्रक तक और केंद्रक से भुजा के मध्य बिंदु तक। पहला अनुपात शीर्ष से केंद्र तक और दूसरा अनुपात केंद्रक से भुजा के मध्य बिंदु तक, यानी सी जी और फिर जी एफ, यानी क्या हो जाएगा सी जी बटा, चलो अनुपात में ले लो, सी जी अनुपात जी एफ बराबर 2:1। अब इसको अपन बटे में लिख सकते हैं सी जी
अनुपात की जगह बटा हो गया, बटे जीएफ बराबर 2/1, अनुपात की जगह बटा हो गया। अब सीजी का मान, सीजी बोल दो चाहे जीसी बोल दो, एक चीज और नोटिस करो यहाँ पर, सीजी बोल दो चाहे जीसी बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लो, इसको मैं जीसी बोल देता हूं, इसने क्या कहा है, ये लो जीसी मान लो, इसको जीसी बोल दिया। जीसी, जीएफ का मान दे रखा है आपको कितना, 4, तो जीएफ की जगह 4 लिख दिया, जीसी कैसे, और ये 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जीसी को 1 से गुणा किया तो जीसी, और ये क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये लो जी, जीसी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि AB = 7.5। इस पहले वाले में क्या था, एक टुकड़ा इसने क्या किया, दे दिया, जीएफ दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया और एक टुकड़ा पूछ लिया। तो एक टुकड़ा दे दे, अनुपात में 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा दे दे एक पूछ ले, तब तो बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन पूरी माध्यिका की लंबाई देके फिर कोई टुकड़ा पूछे तो थोड़ी सी अपने को दिक्कत आती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है, एडी पूरी माध्यिका दी हुई है 7.5 और इसने कहा है कि जीडी का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, अपने को अपने तरीके से चलना है। तो क्या होगा, एजी अनुपात जीडी, एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। अपने को वैसे ही चलना है, एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। अब देखिएगा, एजी बटा जीडी बराबर 2/1, एजी बटा जीडी अनुपात को फिर भी लिख सकते हैं 2/1। अब सुनिएगा, अपने को मान किसका पूछा है, जीडी का। जिसका मान दोस्तों पूछे वो हमें दिखना चाहिए। मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए किसी प्रश्न में x का मान पूछ लिया और हमने x को ही गायब कर दिया, तो फिर मेरे को बताइए आप मान कैसे निकालोगे। यानी जिसका मान पूछे वो प्रश्न में लास्ट तक दिखना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए। तो यहां पर किसका मान पूछा है, जीडी का मान पूछा है। तो देखिए ना, जीडी, तो जीडी को तो मैं लिख देता हूं ऐसे की ऐसे, क्योंकि जीडी तो मेरे को लास्ट टाइम तक चाहिए, क्योंकि इसका मान पूछा है। अब ये क्या है, एजी, एजी को, एजी का मान न तो इसने पूछा है, देख लो, न तो इसने पूछा है और न ही दिया है। दिया किसका है, एडी का। एजी का मान न तो इसने पूछा है और न ही इसने दिया है। तो एजी आप क्या हो गया, एक तरह से व्यर्थ हो गया। तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए एजी को अपन लिख क्या सकते हैं, एजी को अपन लिख क्या सकते हैं। तो देखिए ये एजी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर पूरी भुजा एडी है, पूरी भुजा एडी, अगर पूरी भुजा एडी में से मैं जीडी को ऊपर घटा दूं, जीडी को घटा दूं, जीडी को माइनस कर दूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात है, बहुत काम की बात है। एडी है पूरी भुजा, पूरी भुजा क्या है, एडी। इस पूरी भुजा एडी में से अगर मैं जीडी को माइनस कर दूं तो मेरे पास एजी बचेगी या नहीं। यानी एजी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एजी बराबर पूरी एडी माइनस जीडी, यानी क्या लिख सकता हूं, एजी को पूरी भुजा एडी, पूरी भुजा एडी माइनस ये छोटे वाला टुकड़ा जीडी, यानी पूरी भुजा एडी में से जीडी उठाऊंगा तो एजी बच जाएगी। तो एजी बराबर, तो एजी की जगह क्या गया, एडी माइनस जीडी, एडी माइनस एडी में से जीडी को देखो एजी आता है, तो ये एजी का मान लिख दिया मैंने, बराबर 2/1। अब देखिए एडी, एडी का मान अपने को दिया हुआ है और जीडी 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस कम से कम इसका मान पूछा तो ये दिखना चाहिए। अब देखिए एडी का मान 7.5 माइनस जीडी का है नहीं, बटे जीडी ऐसे कैसे, बराबर 2/1। 1 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2GD, ये तो क्या हो जाएगा 2GD बराबर, एक को इससे इन दोनों से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे कैसे 7.5 माइनस GD क्या हो जाएगा 2GD, और ये माइनस का 1GD, कोई संख्या नहीं तो 1 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1GD इक्वल 7.5। 2GD 1GD क्या हो जाएगा 3GD इक्वल 7.5। तो ये क्या हो जाएगा GD इक्वल 7.5/3। तो GD इक्वल, इसको अपन करें तो 3 दूनी 6, 1 आ गया दशमलव की जगह दशमलव, 5 उतारेंगे 1 और 5 15, 3 पंजे 15। ध्यान देना
2.5 सेंटीमीटर, यह आ गया अपने पास जीडी का मान। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस जैसे आपसे हो जाएगी तो फिर आप इसको ऐसे चुटकियों हल कर लोगे, तुरंत 2/1 लिखा और तुरंत ऐसे मतलब माइंडली मौखिक हल कर लोगे। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की मैथ में आवश्यकता होती है, आप सब जानते हैं। तो करेंगे अपन प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस के माध्यम से ये संभव हो पाएगा। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है अपने से, तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को अपन क्या कहते हैं। ये चर्चा अपन ने कल भी की थी। त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को अपन क्या कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखो, ये है त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा। त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा। तो दोस्तों अपने ऑप्शन है इसमें, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक या फिर परिकेंद्र। ये दोस्तों अपने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इनमें कि त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को अपन क्या कहेंगे, अंतःकेंद्र कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे या परिकेंद्र कहेंगे। तो दोस्तों मैं सबको एक एक को परिभाषित करते हुए चलता हूं नीचे से। परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। केंद्र माध्यिकाओं का संगमी बिंदु होता है, तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है, ये भी नहीं हो सकता। लंब केंद्र तीनों अभी आज ही पढ़ा है, तीनों शीर्षम जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होता है, अंतःकेंद्र। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं फिर त्रिभुज के तीनों, देखो यही ऑप्शन है, ऑप्शन ये रहने देते हैं और यहां पर कर देते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से। यह अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा। तो देखो अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर, लंब केंद्र यह भी बताया आपको, तीनों शीर्ष जहां मिलते हैं, केंद्र तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है, परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें दोस्तों करेक्ट, परिकेंद्र। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ये हल कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों अपन चर्चा करते हैं त्रिभुज के और मुख्य गुणधर्मों की, तो वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज पर आधारित जो क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो कि मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है अपना एबीसी, मान लीजिए ये एबीसी कोई त्रिभुज है और ये इसमें डी कोई अन्य रेखा है। ये कोई त्रिभुज एबीसी है और डी इसमें कोई अन्य रेखा है। अब कंडीशन ये है कि इस त्रिभुज एबीसी में जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, समांतर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये जो डी भुजा है, ये डी भुजा इस बीसी के क्या है, समांतर है। अगर ऐसा दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज दे दिया आपको और उसमें कोई बाहर की भुजा, भाई डी है वो त्रिभुज एबीसी की भुजा है नहीं, त्रिभुज एबीसी की भुजा तो एबी, बीसी और एसी है, इनमें तो है नहीं डी, तो बाहर की भुजा है, अदर साइड है, तो कोई अन्य भुजा हो वो त्रिभुज की किसी एक भुजा की क्या हो, समांतर। तो यहाँ पर बीसी त्रिभुज की एक भुजा है, इसकी क्या है, ये समांतर। तो इसमें एक रिजल्ट निकल के आता है कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन AC, यानी इस भुजा की तो हो गया ये समांतर, इस भुजा की तो ये भुजा समांतर होगी, तो ये भुजा तो वैसे काम में आ गई। अब बच्चे अपने पास AB और AC भुजा, तो AB और AC भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपातों में विभाजित
करती है। भाई ए बी भुजा का अनुपात क्या हो गया, AD बटा DB। AC भुजा का अनुपात क्या हो गया, AE बटा EC। ये दोनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रिजल्ट को अपन थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस रिजल्ट को अपन थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा कि इसमें जैसे डी समांतर BC दे दी तो ये बराबर होता है। कई बार आपको शॉर्ट में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक त्रिभुज ABC में, देखो क्वेश्चन बन गया है यहां पर, एक त्रिभुज ABC में AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC है तो DE व BC में क्या संबंध होगा, तो DE व BC में क्या संबंध होगा, तो DE व BC में क्या संबंध होगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा कि DE BC के क्या होगी, समांतर होगी। DE BC के समांतर होगी, क्योंकि हमें बताया कि DE समांतर BC है तब ये अनुपात बराबर है, और पहले अपने को दे दिया कि ये अनुपात बराबर है, तो उल्टा हो जाएगा कि DE समांतर BC है। यानी समांतर दे दिया तो अनुपात बराबर है, और अनुपात दे दिया तो समांतर होंगी। समांतर दी हुई है, अनुपात बराबर होंगे, अनुपात बराबर दिए हुए हैं तो भुजाएं समांतर होंगी। तो ये अपन इसमें कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थेल्स प्रमेय का जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पर आधारित क्वेश्चंस अपने को कई बार पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन अपन इस पर आधारित करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप, क्वेश्चन ये है कि यदि AD अपॉन DB इक्वल 1/2 तथा EC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना AD अपॉन DB 1/2 तथा EC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AE का मान ज्ञात कीजिए। तो या ये कहते हैं कि AE का मान क्या होगा, AE का मान क्या होगा, या AE का मान निम्न होगा। ऑप्शन दे दिया आपको, तो दोस्तों ऑप्शन आपको मान लीजिए ये दिए हुए हैं कुछ इस तरह से। पहले अपन इसको हल करते हैं, तो क्या होगा, यदि AD अपॉन DB 1/2 तथा EC इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो AE का मान क्या होगा, जबकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, जबकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब AD अपॉन DB ये तो मान दिया हुआ है 1/2 और AE अपॉन EC, तो AE का मान तो अपने पास नहीं है, लेकिन EC का अपने को दिया हुआ है 6। AE को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2AE, और 6 को 1 से करेंगे तो 6, तो AE इक्वल कितना हो जाएगा 6, और 2 डिवाइड में 2 इंटू में डिवाइड में जाएगा, 2 3 जा 6, तो AE इक्वल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये AE का मान अपन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थेल्स प्रमेय पे आधारित है। ये प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अपन आसानी से, इसमें 4 भाग हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई भी 3 भाग दे करके चौथा पूछ सकता है। जैसे ये AD अपॉन DB 1/2 दिया, इसको ये ऐसे भी दे सकता है कि AD इक्वल 1 और DB इक्वल 2, ऐसे भी दे सकता है, तो ये 1 ये 2, और एक साथ दे सकता है ऐसे कि AD अपॉन DB इक्वल 1/2। ये एक ही बात है दोस्तों, इसको अलग अलग न समझिएगा। तो ये ऐसे अपन इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे अपन देखें तो इसके आधार पर अपन अगला जो इसका देखें अपन प्रॉपर्टी, तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, क्या निकल के आता है, देखो तो देखिए अपने पास त्रिभुज के संदर्भ में एक रिजल्ट और भी आता है। तो देखिए दोस्तों क्या है वो रिजल्ट, तो वो रिजल्ट है कुछ इस तरह से कि ये कोई त्रिभुज है। वो रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि जैसे ये कोई त्रिभुज है PQR, मान लीजिए ये PQR कोई त्रिभुज है, और PQ का मध्य बिंदु है M और PR का मध्य बिंदु है N, और इनको मिलाने वाली रेखा है ये MM। ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज PQR
में, एम व एन क्रमशः भुजा पी क्यू व पी आर के मध्य बिंदु है। चलो दो भुजाएं हो गई तो भुजाओं कर लो। त्रिभुज पी क्यू आर में एम और जो एन है वो क्रमशः पी क्यू भुजाओं पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। एम तो है पी क्यू का मध्य बिंदु और एन है पी आर का मध्य बिंदु। तो देखो इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, इसमें रिजल्ट ये निकलता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो, भाई दो भुजाएं तो काम में आएगी, भाई एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा का मध्य बिंदु और उनको मिलाने वाली रेखा, तो दो भुजाएं काम में आ गई। तो उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी भी होती है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, mn है तो रिजल्ट क्या आएगा, mn है वो QR के समांतर है। mn है वो QR के समांतर भी है और mn है वो QR की आधी भी है। मेन रिजल्ट इसमें यह है कि mn है वो QR की आधी, mn है वो QR की आधी भी है। तो देखो अगर ऐसा है तो इस पर आधारित अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ये है, देखो मान लीजिए कि एक त्रिभुज PQR में M व N क्रमशः भुजाओं PQ व PR के मध्य बिंदु है। PQ व PR के मध्य बिंदु है। फिर देखो, फिर ये कह रहा है mn का मान ज्ञात कीजिए, mn का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन इसमें यह है, mn का मान ज्ञात कीजिए यदि QR बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि QR इक्वल 12 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न यह है कि QR का मान ज्ञात कीजिए यदि mn इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन पहली कंडीशन की कि mn का मान पूछा है और QR दे रखा है 12 है। तो यहां से रिजल्ट देखो, mn इक्वल क्या होगा, mn इक्वल होगा 1/2 QR। तो mn इक्वल 1/2 इंटू QR और QR का मान कितना है 12 है। तो 2 6 12 है। तो mn इक्वल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यह आ गया mn का मान, यानी देखते ही पता चल जाना चाहिए। QR 6 था, mn क्या होगा QR का था, तो कि ये कितना था QR 12 था, QR 12 था, mn कितना हो गया 6 हो गया। सीधा सा बात है, यानी mn का मान पूछे तो QR का आधा कर दो और सीधी सी बात है mn का पूछेगा तो QR का देगा, mn का मान पूछेगा तो QR का देगा, तो QR का आधा कर दीजिए। और यदि QR का पूछ रहा है तो सीधी सी बात है mn का देगा, तो क्या कर दो QR का mn से डबल कर दो। जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखो, सेकंड इसका पार्ट है QR का मान ज्ञात कीजिए यदि mn इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वही mn इक्वल 1/2 QR। तो अब की बार इसने किसका मान पूछा है QR का, mn का दे दिया 8, तो mn की जगह लिखो 8 1/2 और QR का मान पूछा तो QR ऐसे इसके नीचे अपॉन 1 कर दो। QR को 1 से करेंगे QR और फिर 1 से करेंगे तो QR, और ये कितना हो जाएगा 8 को 2 से करेंगे 16। तो QR कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। सीधा सा है कि mn का मान दिया होता, mn तो क्या है QR की आधी और QR क्या है mn का दुगना। सीधा सा होता है
कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए, तो 5 वाला कहेगा मेरे पास उससे आधे हैं और 10 वाला कहेगा मेरे पास उससे डबल है। यानी एक के पास डबल होता है तो एक के पास आधा होता है। वही परिणाम यहाँ पर है। अब देखिए इसके आगे अपन चर्चा करें कि अगले और कौन कौन से प्रॉपर्टीज पर बनते हैं। तो देखिए पहले इसको आप देख लीजिए, दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लीजिए। तो आशा करता हूं ये आ गया होगा समझ में। अब देखिए अगले अपन त्रिभुज के गुणधर्म की ओर अग्रसर होते हैं। अगला गुणधर्म क्या है? तो देखिए ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु लेकर के कोई त्रिभुज बनाया जाता है, यदि किसी त्रिभुज में उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर के कोई त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मध्य बिंदु से बना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस पूरे संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 1/4 ही होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बात कह रहा हूं, देखो कि ये जैसे कोई त्रिभुज है एबीसी, ये जैसे कोई त्रिभुज है एबीसी, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु मान लिया हमने D, AC का मध्य बिंदु मान लिया E और BC का मध्य बिंदु मान लिया F। तो इनको मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो एक नया त्रिभुज बन गया अपने पास DEF। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रिभुज DEF है इसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा? 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान से सुन लेना, यदि किसी त्रिभुज की यानी जैसे त्रिभुज हो गया ABC, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के कोई त्रिभुज बनाया जाए, तो त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E और BC का मध्य बिंदु F। इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं D, E और F को मिलाकर के नया त्रिभुज बनाया गया DEF। तो इस बनने वाले नए त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? पूरे कंप्लीट जो बड़े वाला त्रिभुज है पूरा ABC, उस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए इसमें आपसे क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे सकता है, देखिए एग्जांपल ऐसे दे सकता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो, जबकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है? DEF। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100, तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो ये था अपना एक स्पेशल रिजल्ट जो आपको बताना था। इसके बाद में देखिए दोस्तों अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो पूर्व में रीट परीक्षा में आए हुए हैं। 3rd ग्रेड जो भर्ती एग्जाम अपनी रीट लेवल 2 उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन परिचर्चा करते हैं। तो उसमें देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में त्रिकोण A, ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में त्रिकोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C। ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में त्रिकोण A बराबर
4 कोण बी इक्वल 6 कोण सी हो तो कोण ए का मान क्या होगा? तो कोण ए का मान क्या होगा? तो कोण ए का मान क्या होगा, ये इसमें पूछा है। कोण ए का मान पूछा है, तो देखिए कोण ए का मान इसने पूछा है। यह आपका रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आपका रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब देखो दोस्तों, अपने को क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को दिया हुआ है 3 कोण ए इक्वल 4 कोण बी इक्वल 6 कोण सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इन एंगल्स के पहले जो नंबर लिखा हुआ है, इन एंगल्स के पहले, एबीसी एंगल्स के पहले जो नंबर लिखा हुआ है, उन सभी नंबरों का एलसीएम आपको लेना है, लघुत्तम आपको लेना है, लसा आपको लेना है। तो 3, 4 और 6 का यदि अपन लसा लेते हैं तो कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। और उस 12 से इन सबको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 12 से इन सबको डिवाइड कर देना है, यानी इन सबके लसे से इनको डिवाइड कर देना है। तो 3 कोण ए अपॉन 12, फिर 4 एंगल बी अपॉन 12, फिर 6 एंगल सी अपॉन 12, यानी इनका जो एलसीएम था उससे इनको क्या कर देना है? डिवाइड। और इन सबको फिर अपने को क्या करना है? एक अचर के बराबर मान लेना है, सॉरी एक नए वेरिएबल के बराबर मान लेना है, चाहे वो कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। तो मैं यहां पर क्या मान लेता हूं? के। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए अपॉन 4। यह हो जाएगा क्या? एंगल बी अपॉन 3। यह हो जाएगा क्या? एंगल सी अपॉन 2 इक्वल के। ध्यान से देखिए, यह एलसीएम से मैंने इसलिए डिवाइड किया कि इनके साथ में जो संख्या आ रही है ना, वो क्या हो जाए? गायब हो जाए, वो संख्या हट जाए। तो देखो सबके साथ संख्या हट चुकी है, सब फ्री हो चुके हैं, नीचे चाहे कुछ भी आए। अब देखिए इसके, अब ये क्या है? तीनों आपस में बराबर है, इनके बराबर के है, तो इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के है। तो सबसे पहले देखो कोण ए अपॉन 4 इक्वल के। फिर दूसरी स्थिति में देखेंगे अपन कोण बी इक्वल बी अपॉन 3 इक्वल के, क्योंकि तीनों के बराबर है के। फिर कोण सी अपॉन 2 इक्वल के। तो यहां से क्या होगा? अपन 1 कर ले तो क्या होगा? कोण ए इक्वल 4 के, ये क्या हो जाएगा? कोण बी इक्वल 3 के, और ये हो जाएगा कोण सी इक्वल 2 के। हो गया ये। अब आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए का मान कितना है? 4k, बी का मान कितना है? 3k, सी का मान कितना है? 2k बराबर 180। 4 और 3 7 और 2 9k बराबर 180। यहाँ पर k बराबर क्या होगा? 180 बटे 9 बराबर 9 दूनी 18 और ये 0, तो कितना आ जाएगा? 20। k का मान कितना आ गया? 20 आ गया। इसने क्या पूछा था? कोण ए का मान ज्ञात करो। तो कोण ए का मान क्या था? कोण ए का मान देखो ये रहा 4k। कोण ए का मान क्या था? 4k। तो देखिए अब कोण ए इक्वल 4 इंटू के की वैल्यू, भाई कोई साइन नहीं थी मल्टीप्लाई में, तो कोण ए इक्वल कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ए का मान, हो सकता है अगले जो एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन यही हो और बी का वैल्यू पूछ ले तो 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। हो सकता है सी का पूछ ले तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अपन एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो भी रीट एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से, चलो क्वेश्चन है कि सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लगेगा।
सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लगेगा। चित्र है अपना, एक चित्र इस तरह से है, देखिए इसमें देखो, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब यहां पर ये कोण 75 है और ये कोण भी 75 है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, चलो इसको सी मान लो और इसको डी, नाम में वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, किसी को कुछ भी मान लो। बी एंगल 75 का है और सी भी 75 का आपको दिया हुआ है। फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर आपको ये कह रहे हैं कि इसमें एक तो ये भुजा जो सी है ये 3 है और एक ये बी है, ये भी क्या है 3 है, ये ई बिंदु है, ई ये दोनों जहां पे काट रही है ना वो है ई बिंदु। तो बी 3 है और सी भी 3 है। आपको ये बताना है कि इसमें सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लगेगा। यह आपका रीट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रीट एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसी को अपन रिपीट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो ये कौन और ये कौन क्या है, बराबर है, ठीक है। ये 75, ये 75, ये भुजा और ये भुजा भी क्या है, बराबर है। फिर देखिए ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर क्यों होंगे, डमरू की तरह है। अपोजिट वर्टिकली एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण बता चुका हूं इसके बारे में। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है ये 75 75, ये दो कोण बराबर हो गए, यानी एक तो हो गया, एक एक कोण तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण, एक एक ही अपने को दिया हुआ है 75 75, दो तो कोण हो गए भाई, दो तो कोण हो गए, एक तो 75 75, एक कोण तो ये हो गया, एक ये शीर्षाभिमुख, एक कोण ये हो गया, दो तो हो गए कोण और एक हो गई भुजा, यानी दो कोण और एक भुजा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास देखो क्या क्या है। ऑप्शन है आपके पास भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। दूसरा ऑप्शन आपके पास है समकोण कर्ण भुजा, RHS। तीसरा आपके पास है भुजा कोण भुजा, तीसरा आपके पास क्या है, भुजा कोण भुजा, और चौथा आपके पास है कोण भुजा कोण। देखो हिंदी में इसको लिखे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। एक तो ये तो हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है अपने पास, आर का मतलब है राइट एंगल, यानी कि समकोण, बता देता हूं आपके फिर आगे काम में आएगा। आर का मतलब राइट एंगल समकोण, एच का मतलब होता है हाइपोटेनिस यानी कर्ण, और एस का मतलब फिर साइड यानी भुजा, और ये फिर भुजा, एस का मतलब साइड भुजा, ए का मतलब एंगल कोण, और एस का मतलब फिर साइड भुजा, भुजा कोण भुजा, और ये हो जाएगा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो ये सी ऑप्शन, ये डी। आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है, कौन सा सर्वांग क्षमता के लिए यहाँ पर प्रतिबंध यूज होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध यूज हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों दो तो कोण है, दो तो कोण है 75 75, शीर्षाभिमुख और ये एक भुजा है। तो यहाँ पर कोण भुजा कोण, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन अपन करते हैं और, तो वो भी अपना रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है एबीसी, और इसकी भुजा को ये मान लीजिए आर तक बढ़ाया गया है, इसकी भुजा को आर तक बढ़ाया गया है। ये कौन दे दिया, मान लीजिए वाई, और ये दे दिया 50, और ये दे रखा है 120, और कहा है कि कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक गुणधर्म होता है। कौन सा होता है वो गुणधर्म, वो गुणधर्म होता है कि ये जो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है, उस बहिष्कोण का मान त्रिभुज के जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी इस बहिष्कोण का मान अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर, अगर इस भुजा पे होता तो इसका मान
इन दोनों कोणों के योग के बराबर, और अगर इस भुजा पे होता तो इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर। हालांकि ये टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, सर्वांग क्षमता का भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी इससे ये क्वेश्चन बताइए, तो उनके आधार पर ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इनके बारे में अपन विस्तृत तरीके से भी पढ़ेंगे, सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, अभी बाकी है, तो विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, तब इस पर आधारित और चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए बता दिया है, तो यहाँ पर कोण ए सी आर जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर होगा, ए और बी के योग के, ए प्लस एंगल बी। तो ए सी आर 120 दे रखा है, ए का मान है y और b का मान है 50, तो 120 50 को इधर ले आओ, माइनस का 50 बराबर y, तो कितना हो जाएगा 70 बराबर y या y बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार ये y का मान अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा इसमें। आ देखिए, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन, इसके आगे अपन दोस्तों चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर एक चीज जो आपको हर वीडियो के एंड में मैं मैसेज करता हूं कि वीडियो देखिए, राइट साइड में रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, और जो सामने बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले अगले जो भी वीडियोज जो भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने चैनल पर 9th और 10th की मैथ भी अवेलेबल है, जो कि रीट एग्जाम में काफी हेल्पफुल सिद्ध होती है, तो वहां से आप 9th और 10th की वीडियो भी देख सकते हैं। अगली क्लास में चर्चा करेंगे अपन इससे आगे। धन्यवाद, जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।